आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम सुबह के 6 बजे से पहले हम यहाँ बैठे हुए हैं आपके लिए और 17.4 एक्सरसाइज हम करा रहे हैं। मैं हूँ मोहम्मद फारूक, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। 17.3 तक हमने करा दी थी, आज हम 17.4 करा रहे हैं। मुर्गा हमारे पीछे बांग दे रहे हैं, मुर्गा में डिस्टर्ब करा लगे, क्या कर सकते हैं, मैंने के साथ काम करना है। तो 17.4 हम इंशाल्लाह हम आपको स्टार्ट करते हैं। और अगर हमारे आप चैनल प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जहाँ तक हो सके हमारी वीडियो को दूसरे अपने स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए, क्योंकि हम इसमें 9, 10 मैट्रिक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, कॉमर्स, इंजीनियरिंग इन सब की बनाकर वीडियोस इसके अंदर डालेंगे। सिंध बोर्ड के अंदर इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस होंगी बना के डालेंगे और इसके साथ साथ हम आपके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पेपर्स भी सॉल्व कराएंगे। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे से पढ़ना चाहते हैं, होम ट्यूशन चाहते हैं, हमारे कोचिंग से रब्ता करना चाहते हैं, तो हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप उस पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम होम ट्यूशन भी देते हैं, उसके अलावा हमारा कोचिंग भी, हम कोचिंग में भी पढ़ाते हैं। तो दोनों चीज़ें आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं 17.4 की तरफ। सवाल है में आज हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम करना है 17.4 के अंदर। वेन डायग्राम सॉल्व करनी है। हमें कह रहे हैं कि इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सबसेट ऑफ द यू एंड द ड्रॉ वेन डायग्राम इफ जनरल ए यू एन बी इंटरसेक्शन बी ए सेंट्रिक डिफरेंस बी और ए माइनस बी। मैं इसको डेल्टा पढ़ जाता हूँ भाई, तो नाराज़ मत होइएगा आप सब लोग। सिंथेटिक डिफरेंस है लेकिन मैं कभी कभी से डेल्टा पढ़ता हूँ, तो आप लोग इस बात से परेशान मत होइएगा, ठीक है जी। तो हमें वेन डायग्राम बनानी है। वेन डायग्राम में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो हम आपको इंशाल्लाह समझाते हैं कॉन्सेप्ट्स हैं क्या। तबड़ा पहली बात तो ये सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कराची के अंदर तो सवाल आते ही नहीं पेपर्स के अंदर, लेकिन लाजिम बात है आए ना आए हमें तो आने चाहिए, क्योंकि अगर हमें आएंगे तो हम आगे किसी को समझा पाएंगे। तो इसलिए हम इसकी हम इसकी भी वीडियोज़ बना रहे हैं। तो सबसे पहले सब हम ले लेते हैं ए यूनियन बी निकालने के लिए। तो यू एक यूनिवर्सल सेट है, तो हमने ट्राइंगल रेक्टेंगल बनाना है, इसके अंदर यू लिखना है, ये यूनिवर्सल सेट है। और हमने ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी के अंदर हम तरतीब से करते हैं और इसके अंदर दोनों सेट्स को मिला के आंसर लिखते हैं। तो इसका तरीका ये होता है कि हम दोनों ए सेट और बी सेट, हम सर्कल से ए सेट और बी सेट को शो करते हैं और उसको शेडिट कर लेते हैं कि दोनों को मिला के हमने आंसर लिखना है, तो उसको हम शेडिट कर लेते हैं। फिर उसके बाद है हमारा बी ब्रैकेट है, बी से हमारे इंटरसेक्शन बी, और ये भी यूनिवर्सल सेट के अंदर ही है। तो हमने एक यूनिवर्सल सेट बनाया क्योंकि ए और बी दोनों से बिलोंग करते हैं। अब ए और बी हमने लिखा है क्योंकि इंटरसेक्शन के अंदर हम दोनों का एक जैसे कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन निकालते हैं, एक जैसा निकालते हैं, तो दोनों में जो एक जैसे होंगे वो निकलेंगे। तो इस वक्त इन दोनों में जैसा कुछ भी है, तो ये अनशेडेड सर्कल्स रहते हैं, ये अनशेडेड सर्कल्स रहेंगे, ठीक है। यूनियन के अंदर शेडेड रहेंगे और इंटरसेक्शन के अंदर अनशेडेड सर्कल्स आएंगे। उसके बाद बढ़ता हम ए डेल्टा बी, सी सवाल हमारा ए डेल्टा बी सर्कल्स आएंगे। उसके बाद बढ़ता हम ए डेल्टा बी, सी सवाल हमारा ए डेल्टा बी यानी ए सिंथेटिक डिफरेंस। अब सिंथेटिक डिफरेंस में क्या होता है कि सिंथेटिक डिफरेंस में बेसिकली हम जो सेम होते हैं उनको काटने के बाद जो अलग अलग होते हैं उनको कंबाइन करके लिखते हैं। कंबाइन का मतलब यहाँ यूनिवर्सली आता है, तो इसलिए हमने दोनों ब्रैकेट्स को हमने शेडिट करा है यहाँ पर, ठीक है। दोनों ब्रैकेट्स को हमने शेडिट करा है क्योंकि लाजिम बात है हम पहले जो सेम होता है उसको काट देते हैं, उसके बाद जो बचता है उसको कंबाइन करके लिखते हैं, यानी यूनियन की तरह कॉन्सेप्ट आता है, तो इसको हमने शेडिट करके लिखा है। अब यहाँ पे डी है ए माइनस बी। यहाँ पे हमने करना क्या है कि एक यूनिवर्सल सेट बनाना है, यूनिवर्सल सेट के अंदर दो सेट बनाना है, ए और बी सेट बनाना है। और इसके अंदर भी हमने ए को शेडिट करा है, इसलिए ए को शेडिट इसलिए करा हमने क्योंकि हम जब माइनस करते हैं तो ए में से जब बी माइनस करते हैं तो जो ए के आंसर्स बचते हैं वो हम लिखते हैं। तो जो हम लिखते हैं इसलिए हमने इसको शेडिट कर दिया कि जो बचते हैं वो आंसर हम शेडिट करके लिखते हैं, तो हमने इसलिए ए को शेडिट कर दिया यहाँ पर। तो हमने इसलिए को शेडिट कर दिया यहाँ पर। तो इस तरह जो है हमारे पास ए माइनस बी जो है हमारे पास शेडिट, ए माइनस बी का भी हमारे पास ये सेट बन चुका है। उसके अलावा अगर हम जाते हैं क्वेश्चन में, यानी कि ये अच्छा ये सारे के सारे डिसजॉइंट सेट्स हैं, ये याद रखिएगा सारे के सारे डिसजॉइंट सेट्स हैं, इसलिए सारे के सारे हमने अलग बनाएंगे, सही ना। तो कोई भी सर्किल एक दूसरे सर्किल के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा, यानी कोई भी सर्किल एक दूसरे को टच नहीं कर रहा, यानी कि इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से सेम नहीं है, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। ये सेम नहीं है, अगर सेम होते तो हम कुछ और तरीके से लिखते। ये सेम नहीं है, ये सारे के सारे डिसजॉइंट्स सेट्स हैं। तो डिसजॉइंट सेट के अंदर का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ अपनी पिछली डायग्राम के अंदर और पिछली वीडियो के अंदर, और फिर वो बता दूँ कि ऐसे सेट जिसके एलिमेंट्स आपस में सेम नहीं हो तो हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। तो इसलिए ये डायग्राम इसकी इस तरह बनी है, ठीक है जी। और इसकी ओवरलैपिंग की अलग बनेगी। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि कुछ एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। तो ओवरलैपिंग की किस तरह बनेगी इसकी डायग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है जी। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर सॉल्व कर दी, इंटरसेक्शन और इसकी यूनियन की नंबरों के साथ हमने कर दी है, यानी एलिमेंट्स के साथ हमने कर दी है, नंबर नहीं एलिमेंट्स के साथ हमने कर दी है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, जो शेडिड होते हैं वो हमारा आंसर होता है, जो शेडिड नहीं होते वो हमारा आंसर नहीं होता।
वेन डायग्राम के अंदर सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है फिलहाल। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट, वो आपने खुद करना है जी, वो होमवर्क में मैंने आपको सिर्फ एक करा दी। अगर आपको नहीं आएगा तो हमसे पूछेगा, हम आपको करा देंगे वो भी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, देखें अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ गए। क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था सारे डिसजॉइंट थे, इसलिए कोई भी देखें सेट एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा, यानी कि ये एक दूसरे से टच नहीं, जिस तरह ये है ये ओवरलैप है। देखो एक सेट दूसरे सेट के ऊपर ओवरलैप है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ डिसजॉइंट्स हैं, तो इसलिए इस सेट्स का ये डिसजॉइंट्स के लिए दो अलग अलग सेट्स बनते हैं ऐसे। डिसजॉइंट का मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ सेम नहीं होता। अब यहाँ आ जाए, ये देखिए ये दिए मैंने ओवरलैपिंग, यानी कुछ ना कुछ ए और बी के कुछ ना कुछ एलिमेंट आपस में मिल रहे हैं। अब कुछ जो एलिमेंट आपस में मिल रहे हैं उसका मतलब होता है कि ये तरीका। ओवरलैपिंग में क्या होता है, देखिए ए यूनियन बी, तो ए का कुछ हिस्सा बी पे ओवरलैप कर रहा है, ठीक है ना। तो ए ये जो यूनिवर्सल सेट हो गया, तो हमें दिखाना है ए यूनियन बी, तो यानी कुछ हिस्सा ओवरलैप कर रहा है, और सबको हम शेडिट कर देंगे क्योंकि दोनों को मिला के ही आंसर लिखे जाते हैं। तो जो चीज़ हमारा आंसर होता है ना उसको हम शेडिट करते हैं क्या, तो इसमें दोनों मिला के आंसर करते हैं, दोनों को शेडिट कर दिया हमने, देखें यहाँ पर। फिर ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में क्या होता है भाई, ओवरलैप तो कर रहा है, लेकिन ओवरलैप जो एलिमेंट सेम होते हैं वो हमारा आंसर होता है। तो देखिए जो एलिमेंट सेम होते हैं वो ओवरलैप होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा शेडिट कर दिया हमने, ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि ये हम इसको हम लिखेंगे ये हमारा आंसर होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी इस तरह बन जाएगा। ए सिंथेटिक डिफरेंस बी, इसमें देखिए इसमें जो सेम होते हैं वो कट जाते हैं, इसमें सेम हमारा आंसर होता है, इसलिए हमने सेम को शेडिट करा है। इसमें सेम कट जाते हैं तो हमने उसको शेडिट नहीं करा, उसको खाली छोड़ा, बाकी दोनों को मिला के आंसर होता है, तो बाकी दोनों को हमने शेडिट कर दिया। तो जो हमारा कट जाता है उसको हमने छोड़ दिया, बाकी जो दो हमारे हैं हमारा आंसर होता है। इस तरह ए माइनस बी, ए माइनस बी में देखें बी वाले एलिमेंट सारे कट जाते हैं ए के अंदर, सिर्फ ए वाले आंसर होते हैं, चाहे बी वाले बचे ना बचे, ए वाले जो बचेगा वो हमारा आंसर होता है। जो सेम होते हैं वो भी कट जाते हैं, ठीक है, जो सेम होते हैं वो तो कट जाते हैं, वो तो हम लिखते ही नहीं है, लेकिन बी वाले सेट के भी हमने लिखते हैं, इसलिए बी वाला पूरा ही खाली रहेगा, सिर्फ कटने वाला हिस्सा खाली नहीं रहेगा, बल्कि पूरा हिस्सा बिना विदाउट शेड रहेगा। सिर्फ ए वाले शेडिट जो है ना वो उसको हम उतारेंगे, ए को शेडिट कर देंगे, उसको हम उतारेंगे। ये ओवरलैपिंग की डायग्राम है। ओवरलैपिंग के लिए किस तरह होगा, ये वाले मामला इस तरह है। अब सबसेट की डायग्राम किस तरह बनती है वो भी हम इंशाल्लाह आपको बताते हैं कि सबसेट के वाले डायग्राम किस तरह बनेंगी। ये मैंने देखी है, इससे पहले भी मैंने देखी है अपने चैनल बनाने से पहले, तो उन्होंने वेन डायग्राम को बहुत मुश्किल करके बता दिया है कि बच्चों को समझ में आता है वेन डायग्राम का मकसद क्या, चल क्या रहा है वेन डायग्राम के अंदर। तो इसलिए मैंने बहुत आसान करके आपको वेन डायग्राम बता रहा हूँ, इतनी लंबी डिटेल के अंदर नहीं जा रहा है कि आप लोग परेशान हो जाएं कि चल क्या रहा है वेन डायग्राम से, आप परेशान हो जाए। तो ये हमारा पास सबसेट वाली डायग्राम थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन यूजिंग वेन डायग्राम। इंटरसेक्टिंग लिख दिया, इंटरसेक्शन होता है भाई, इंटरसेक्टिंग नहीं होता, इंटरसेक्शन होता है। वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन यूजिंग वेन डायग्राम इफ। अच्छा जी, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बतानी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम पीछे पढ़ चुके हैं, ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो इंटरसेक्शन की है। फर्क से होता है इसमें ए यूनियन बी है तो उसमें बी यूनियन उल्टा हो जाएगा, इसमें सेम टू सेम होता है, उल्टा हो जाता है बस। तो अब यहाँ पे हमें सेट दे देंगे ए बी सी डी ई ए आई ओ यू। तो अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पर अब मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ, ए बी सी डी ई ए ई आई ओ यू। तो यहाँ देखें तो यहाँ पर जो एलिमेंट है हमारे पास जो सेम है वो एक ए एलिमेंट है, एक ई एलिमेंट सेम है। ये देखें ए और ई, ए और ई दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और ई दोनों सेम है, तो ये देखिए ये ओवरलैपिंग सेट आ गया, ठीक है जी। इट इज़ अ काइंड ऑफ ओवरलैपिंग सेट, सही है ना। अब ओवरलैपिंग आ गया, अब इसमें कंडीशन कैसे बनेगी, सबसे पहले तो आपने देखिए मैं यहाँ पर ए ब्रैकेट और बी ब्रैकेट बना रहा हूँ। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी आ गया, तो एक ए का सेट आ गया, एक बी का सेट आ गया। अब मैंने ओवरलैप करा क्योंकि ओवरलैपिंग सेट है ये, ओवरलैप करा, ओवरलैप करने पे जो एलिमेंट सेम थे वो मैंने लिख दिया इसके अंदर ए ई, सेम थे ना ए ई उसके अंदर लिख दिया। तो बाकी जो बचे बी सी डी मैंने इसके अंदर लिख दिया, और उसका जो बचा आई ओ यू मैंने इसके अंदर लिख दिया आई ओ यू, ठीक है। जो सेम थे वो मैंने इसके अंदर लिख दिए। अब लाजिम है यूनियन के अंदर सबको मिला के ही आंसर लिखते हैं, सही ना, चाहे ओवरलैपिंग वाले हों या तरतीब या ओवरलैपिंग वाले ना हो, सबको मिला के आंसर लिखते हैं, तो सबको मैंने शेड कर दिया। यही बात मैं आपको पीछे से समझाता हुआ आ रहा हूँ। इसी तरह यहाँ देखिए बी यूनियन ए, बी यूनियन ए में जो पहले मैंने बी का सेट बनाना था, फिर ए का था, तो बी के सेट में और ए के सेट में जो कॉमन थे ए ई, मैंने पहले उनको ओवरलैप कर दिया, एक दूसरे को ओवरलैप कर दिया, ए ई मैंने बीच में लिख दिया। फिर जो बी के सेट में बचा आई ओ यू वो लिख दिया, जो ए के सेट में बचा बी सी डी वो लिख दिया। यूनियन के अंदर सबको तरतीब से ही लिखना होता है, सबको मिला के आंसर लिखना होता है, तो सबसे आंसर लिखा जाएगा, तो इसलिए मैंने सबको शेडिट कर दिया मैंने, ठीक है, सबको शेडिट कर दिया।
अब यहाँ पे आ जाए कॉमन इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के अंदर क्या होता है भाई, जो सेम थे, मैंने ओवरलैपिंग सेट थे तो ओवरलैप तो मैंने किया पहले, ओवरलैपिंग सेट था जो इसमें ओवरलैप हो रहा था वो ए ई, एक दोनों ब्रैकेट में ए ई आ रहा था तो ए ई लिख दिया मैंने अंदर, और जो बचे वो मैंने लिख दिया। लेकिन अब यहाँ पर इंटरसेक्शन का आंसर तो वो होता है जो सेम होता है, जो ओवरलैप हो रहा है वो आंसर है, जो सेम होता है वो आंसर है। तो मैंने सिर्फ ए ई को शेडिट करा, तो यहाँ भी देखिए मैंने सिर्फ ए ई को शेडिट करा है, क्योंकि जो सेम होते हैं वो हमारा आंसर होते हैं। ठीक है, ठीक है जी। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर सॉल्व कर दी, इंटरसेक्शन और उसकी यूनियन की नंबरों के साथ हमने कर दी है, यानी एलिमेंट्स के साथ हमने कर दी है, नंबर नहीं एलिमेंट्स के साथ हमने कर दी है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, जो शेडिड होते हैं वो हमारा आंसर होता है, जो शेडिड नहीं होते वो हमारा आंसर नहीं होता। वेन डायग्राम के अंदर सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है। फिलहाल इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट, वो आपने खुद करना है जी, वो होमवर्क में मैंने आपको सिर्फ एक करा दी, अगर आपको नहीं आएगा तो हमसे पूछेगा, हम आपको करा देंगे वो भी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं सर, सॉल्व वेरीफाई डी मोंगल्स लॉ यूजिंग वेन डायग्राम इफ। हमें वेरीफाई करना है डी मोंगल लॉ। डी मोंगल्स लॉ क्या होता है हम ये पहले आपको बता चुके हैं, तो आपको याद होना चाहिए। डी मोंगल्स लॉ दो होते हैं, एक तो इंटरसेक्शन के अंदर होता है, एक यूनियन के अंदर होता है। तो इंटरसेक्शन वाला हमने लिख लिया, यूनियन वाला आप खुद से सॉल्व करेंगे, इंटरसेक्शन वाला हम आपको सॉल्व करना सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले सेट देख लेंगे, सेट क्या है 1 2 3 5 7 9 में 5 यहाँ लिखना भूल गया था, इसलिए 1 2 3 5 7 9 और 5 6 7 8। तो अगर आप देखेंगे तो 5 और 7 यहाँ भी है, 5 7 यहाँ पे भी है, ये दूसरे एक दूसरे के ओवरलैप है, और यूनिवर्सल सेट हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो डी मोंगल लॉ में हमने करना है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड उतारी, ये लेफ्ट हैंड साइड में उतार दी ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो लाजिम बात है, ओवरलैप जो सेट्स में बताया था ओवरलैपिंग होती है वो 5 7 थी, तो 5 7 को हमने एक दूसरे पे ओवरलैप कर दिया। देखें अगर आप देखें तो 5 7 को हमने एक दूसरे पे ओवरलैप कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट 5 7 को हमने ओवरलैप कर दिया। और जो बाकी एलिमेंट बचे ए के 1 3 9 वो हमने यहाँ उतार दिए 1 3 9, और बी के जो हमारे पास एलिमेंट बचे 6 8 वो हमने यहाँ उतार दिए। ठीक है, तो ये दोनों एलिमेंट ओवरलैप नहीं हो रहे थे तो इनको अलग अलग उतार दिया, और 5 7 जो हो रहा था वो यहाँ पे हमने 5 7 उतार दिया। अब लाजिम बात है, तो ये इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन निकल गया 5 7। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट जो था, यूनिवर्सल सेट के अंदर तो सभी आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 तक यूनिवर्सल सेट है। तो अभी देखें तो 1 यहाँ पर मौजूद है, 2 मौजूद नहीं है पूरे सेट के, तो 2 हमने यहाँ लिख दिया, 3 मौजूद है अंदर, 4 मौजूद है, इसमें नहीं है तो 4 हमने बाहर लिख दिया यूनिवर्सल सेट में। फिर 5 मौजूद है, फिर 6 मौजूद है, फिर 7 मौजूद है, फिर 8 मौजूद है, फिर 9 मौजूद है, नंबर 10 मौजूद नहीं, तो नंबर 10 ही लिख दिया। नहीं, यूनिवर्सल सेट के जो सेट बचेंगे नहीं, जो इनमें नंबरों में नहीं होंगे, जो इन नंबरों में नहीं होंगे यूनिवर्सल के सेट जो बच गए होंगे, नंबर एलिमेंट बच गए होंगे, वो हम इस तरह लिख देंगे 2 4 10 हमने इस तरह लिख दिया। अब लाजिम बात है इंटरसेक्शन बी के अंदर हम लाजिम कॉमन निकालते हैं, कॉमन हमारे पास क्या 5 7। अच्छा, ये 5 7 जब भी हम कॉमन जो हमारा आंसर होता है हम उसको करते हैं शेडिट। आप बोलेंगे सर आपने यूनिवर्सल को शेडिट किया हुआ, बिल्कुल यूनिवर्सल को शेडिट किया हुआ, क्यों किया हुआ अभी समझ में आ जाएगा। 5 7 को जो भी हमारा आंसर आता है हम उसको करते हैं शेडिट। ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकाल रहे होते, खाली ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे होते तो हम 5 7 को शेडिट करते हैं, लेकिन ये खाली ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, इस पे कॉम्प्लीमेंट भी है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो यूनिवर्सल से माइनस होगा, और आंसर जब भी लिखता है, यानी कि अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं कि यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो कोई गलत नहीं होगा। तो देखें ए इंटरसेक्शन बी का आंसर तो 5 7 है, सही है, लेकिन 5 7 भी सच है, हमारा आंसर नहीं है। फाइनल आंसर तो हमारा यूनियन में जो बचेगा, यूनिवर्सल सेट में जो बचेगा, यूनिवर्सल सेट्स में जो डिजिट्स बचेंगे वो हमारे आंसर होंगे माइनस करने के बाद। तो ये 5 7 भी कट जाना ही है, तो इसलिए मैंने सिर्फ यूनिवर्सल सेट को जो है ना शेडिट करा है, सिर्फ यूनिवर्सल सेट को शेडिट करा है, क्योंकि हमारा आंसर जो होना है वो यूनिवर्सल सेट ही होना है। ठीक है जी, इसलिए मैंने उसको शेडिट नहीं करा। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास आगे राइट हैंड साइड है, और ठीक है जी, इसलिए मैंने उसको शेडिट नहीं करा। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास आगे राइट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड हमारे पास ये भी है ए कॉम्प्लीमेंट, जो मैं इधर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो लाजिम है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास ये एलिमेंट हो गया हमारे पास ए, ये हमारे पास हो गया बी। ठीक है जी, अब वही वाली बात, पहले तो ओवरलैपिंग वाली कंडीशन आएगी, तो ओवरलैपिंग वाली कंडीशन जो है वो 5 7 है, और उसके बाद 1 3 9 और 6 8 है। अच्छा, ये दोनों, अब वो वाली बात सर यहाँ भी शेड नहीं हो रहा है, क्यों शेड नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई आंसर तो इन द एंड हमारा इंटरसेक्शन वाला आंसर होता है ना। बस आप बोलेंगे सर आंसर तो इंटरसेक्शन वाला होगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला आंसर नहीं होगा, यहाँ पे भी यूनिवर्सल वाला आंसर होगा। किस तरह होगा देखें, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यू माइनस ए, तो यू में से ए माइनस होगा, फिर होगा यू माइनस बी, फिर दोनों जो आंसर आएगा वो इंटरसेक्शन की तरफ जाएगा हमारा। तो बात तो वहीं घूम फिर के आ जानी है, सही ना। तो इसलिए ओवरलैपिंग वाले में सेट दिखा सेम टू सेम, तो हमारे पास जो आंसर की कंडीशन भी वो भी सेम टू सेम ही बनेगी, इसलिए ये कंडीशन हमारे पास बनी है। ठीक है जी, तो देखिए हमने 5 7 को ओवरलैपिंग था, 5 7 ओवरलैपिंग कर दिया,
ये तो मुर्गा बहुत तंग करता है सुबह सवेरे के टाइम पे, तो इस वक्त 6 बजे से पहले तकरीबन साढ़े साढ़े सवा 6 6:20 हो रहे हैं, सब वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। तो मुर्गे का टाइम है चीखने का, तो इसलिए मुर्गा चीख रहा है। तो ये देखिए, ये डायग्राम भी इस तरह हमारे बन के डिबॉर्गन लोगों की। इसको एक और तरीके से प्रूफ किया जा सकता है, तो किसी दिन इंशाल्लाह वो मैं कराऊंगा आपको, एक और तरीके से इसको प्रूफ कराऊंगा, यानी स्टेप बाय स्टेप इसका हर स्टेप अलग अलग प्रूफ कराऊंगा मैं आपको। तो उसमें भी आप देखेंगे तो हमारा आंसर सेम टू सेम इसी तरीके से निकलेगा। तो ये हमारे पास डिबॉर्गन लोगों की हमने डायग्राम्स वेरीफाई कर दिए मैन डायग्राम के अंदर। इसका जो पार्ट 2 है वो आप खुद से कीजिएगा, ठीक है जी। जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरीफाई एसोसिएटिव फ्लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव फ्लॉ यूजिंग वेन डायग्राम इफ ए बी एंड सी। एसोसिएटिव फ्लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव फ्लॉ आपने दोनों इसको जो है ना वो बताना है। तो मैं आपको एसोसिएटिव फ्लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव फ्लॉ पहले दोनों पढ़ा चुका हूँ। तो मैं आपको करा रहा हूँ एसोसिएटिव फ्लॉ। अभी सबसे पहले एसोसिएटिव फ्लॉ ऑफ यूनियन करा रहा हूँ। तो ये एसोसिएटिव फ्लॉ ऑफ यूनियन है कि दोनों में यूनियन आ रहा है, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटिव अगर ये होता तो एक में यूनियन होता और एक में इंटरसेक्शन होता। यहाँ पे एक में यूनियन होता और दूसरे में यानी एक में यूनियन होता, दूसरे में यहाँ पे इंटरसेक्शन होता। तो यानी अगर यहाँ पे ए पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे ए पे यूनियन आता है, यहाँ पे बी पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन यहाँ पर ही आता। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव फ्लॉ होता तो ये एसोसिएटिव फ्लॉ है, तो सारे के सारे यूनियन इसके अंदर होते हैं, ठीक है जी। तो मैंने इसकी डायग्राम बना ली है मैंने, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाते एक हाथ से वीडियो बनाता हूँ, एक हाथ से मैं पढ़ा रहा होता हूँ, तो लाजमी तो मेरे लिए डायग्राम पहले बनाना जरूरी सही था। तो मैंने पहले डायग्राम बनाई, इसलिए हर सवाल के अंदर इससे पहले वाले सवाल, इससे पहले जब मैंने जो भी आपको पढ़ाया उसमें डायग्राम काम पहले से सॉल्व करके नहीं रखता था, हाथ कैद करता था, इसमें नहीं कर सकता, इसलिए मैंने ऐसा करा। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमें देखें जो सेट्स दिए हुए हैं बी के 4 6 7 8 9 10 और सी के दिए हुए 5 7 9। सबसे पहले तो ये ओवरलैप है, ये तो एक हकीकत है। ए बी और सी के कोई ना कुछ एलिमेंट्स आपस में मिल रहे हैं। तो ए के एलिमेंट, बी के एलिमेंट, सी के एलिमेंट एक दूसरे से मिलने, तो तीनों एक दूसरे का ओवरलैप है। तो मैंने तो तीनों को एक दूसरे का ओवरलैप कर दिया। ओवरलैप करने के बाद फिर मैंने देखा कि किसकी क्या चीज़ ओवरलैप कर रही है। तो अगर देखा जाए तो 7 9 इसमें भी है, बी में भी 7 9 जो है सी में भी है, और 7 9 जो है हमारे पास ए में भी है। तो हमने करना क्या था, सबसे पहले बी यूनियन सी निकालना था। तो बी यूनियन सी हमने लिखा, सबसे पहले बी यूनियन सी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो बी यूनियन सी हम पहले सेट तो हम तीनों को बना, लेकिन हमें बी यूनियन को सी को सॉल्व करना था। तो यूनियन का मतलब था तरतीब से लिखना, और दोनों को मिला के तरतीब से लिखते, दोनों को मिला के हमारा आंसर होता है। इसलिए बी का सेट और सी का सेट को दोनों को हमने देखें शेडिट कर दिया। और उसमें जो ओवरलैप जो थे हमारे पास, यानी कि जो ओवरलैप सेट था, ओवरलैप एलिमेंट्स थे, वो हमने लिख दिए ओवरलैप के अंदर। बाकी जो एलिमेंट बचे थे हमने एज इट इज लिख दिए। तो बी यूनियन सी इस तरह आ गया। अब मुझे पूरा सॉल्व करना था ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले तो ये भाई यूनियन है, तरतीब से तीनों को मिला के आंसर होगा, तो मैंने तीनों को शेडिट कर दिया मैंने। अब देखना ये देख किसके एलिमेंट किस में कितने मिल रहे हैं। तो देखें, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये देखें, सबसे पहले ए का और सी का कौन कौन से एलिमेंट आपस में मिल रहे हैं। तो ए और सी, अगर मैं ए देखूं तो 1 2 3 4 5 7 8 5 6 7 8, और सी का देखूं तो 5 7 9 11, तो 5 भी है, ठीक है। उसके बाद 7 है, 5 और 7 जो है ना वो मिल रहा है, ठीक है। सी में 5 और 7 जो है ना, ए में और सी में 5 7 मिल रहा है। तो मैंने देखें ए में 5 7 लिखा और सी में का ब्रैकेट भी 5 7 ही लिखा मैंने, जो ओवरलैपिंग हो रहा है 5 7 के अंदर। सी ओवरलैपिंग ए के अंदर हो रहा है, सी ओवरलैपिंग बी के अंदर भी हो रहा है, 5 7 लिख दिया, ठीक है। अब 7 बीच में क्यों लिखा है, क्योंकि 7 तो ए में भी है बी में भी है। सी का जो 7 है वो ए में भी है और बी में भी है, इसलिए मैंने जो ए और बी का जो दोनों को एक साथ ओवरलैप कर रहा है उसके अंदर मैंने सी 7 डाला है, ठीक है जी। उसके अंदर मैंने 7 डाला है, और 5 तो ए के अंदर था और 9 बी के अंदर था इसका एलिमेंट, तो मैंने अलग दिया। जबकि 4 6 और 10 ये ए और बी के एलिमेंट थे। 4 6 10 जो सिर्फ ए और बी में ओवरलैप आ रहा था, इसलिए मैंने ओवरलैप में 4 6 और 10 डाला है मैंने यहाँ पर। तो 4 6 10 मैंने यहाँ डाल दिया, क्योंकि ए सेट और बी सेट के अंदर जो ओवरलैप जो एलिमेंट्स थे वो 4 6 10 थे, इसलिए मैंने डाल दिया। और जो 5 7 है मैंने क्यों इस तरह लिखा, क्योंकि 7 ऐसा था एलिमेंट जो कि ए के अंदर भी था और बी के अंदर भी था, तो मैंने बी वाले ए बी का जो ओवरलैप था उसके अंदर भी डाला, और सी के अंदर भी ओवरलैप था उसके अंदर डाल दिया मैंने। बाकी 5 सिर्फ ए के अंदर था तो ए के ओवरलैप में डाला, और 7 सिर्फ 9 जो सिर्फ बी के एलिमेंट में ओवरलैप था तो इसलिए डाला, बाकी सबको यूनियन कर दी, इसलिए तो हमारे पास ये आंसर आ गया। उसके बाद बढ़ते हैं इसके टैग राइट हैंड साइड में ए यूनियन भी, पहले ए यूनियन भी निकालेंगे, वही तरतीब जो ए यूनियन के अंदर हम तरतीब से लिखते हैं। तो दोनों सेट्स को हमने पहले शेडिट कर दिया। अब जो ए और बी के अंदर जो एलिमेंट आपस में मिल रहे थे वो थे 4 7 8 9, ये मिल रहे थे, देखो मैंने ऊपर भी था। तो ए और बी के अंदर जो आपस में एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो है 4 7 8 9। बाकी जो बच्चे मैंने यहाँ लिख दिए 4 7 8 9 ओवरलैप में डाल दिए। अब यहाँ पर अगर देखें तो अब मैं यहाँ आता हूँ, अच्छा ये देखेंगे यहाँ पर मैं आता हूँ एक,
तो ये जो पूरा है, अब पूरा निकालना है, नहीं ये नहीं कि मैं निकाल रहा हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये पूरे का है, ठीक है जी, ये पूरे का है। इसमें तो देखें अगर ए यूनियन बी के जो ओवरलैप सेट है वो 4 6 8 ए और बी के अंदर आ रहे हैं, जबकि वही वाली कंडीशन सी एलिमेंट के अंदर 7 जो है वो बी के ए के अंदर भी था, बी के अंदर भी था, तो सी इसलिए हमने 7 हमने इस तरह ओवरलैप में डाला है कि वो ए और बी के ओवरलैप के अंदर चला जाए, जबकि 5 सिर्फ ए के अंदर था और 9 जो सिर्फ बी के अंदर था, बाकी जो एलिमेंट बच गया हमने 11 हमने यहाँ लिख दिया। तो इस तरह हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी हमारे पास सेट कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि इवेंट डायग्राम आपको समझ में आई होगी, और ना आए समझ में तो प्लीज़ हमसे रब्ता करें, हमारे दिए हुए नंबर पर जो हमारे चैनल पे नंबर चल रहा होगा उस पर रब्ता करें, हम उस पर आपको मज़ीद डिटेल से समझा देंगे। और इसके साथ साथ हम आपको बताते चलें कि हम होम ट्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं और हम जो है वो कोचिंग सेंटर भी क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इन दोनों में से किसी भी चीज़ पर इंटरेस्टेड हैं तो हमें बताएं, हम मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और अकाउंटिंग सब चीज़ के हम वीडियोस इसमें बना के डालेंगे, और सब हमारे पास अलहमदुलिल्लाह अच्छे टीचर्स मौजूद हैं हमारे पास, और जो कि 15-16 साल से एक्सपीरियंस है इनको पास पढ़ाने का। मैं खुद 16 साल से मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर पढ़ा रहा हूँ। मुख्तलिफ स्कूल से मुराद ये है कि शुरू जब से पढ़ाना स्टार्ट किया उन्हीं स्कूल्स के अंदर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं जब तक विजिटिंग आर्ट टीचर्स होता हूँ तो मैं एक डेढ़ घंटे की क्लासेस होती है मेरी, एक डेढ़ घंटे में पढ़ा रहा होता हूँ। मेरा नाम सरफार हो गया, अल्लाह पाक ने बड़ी मतलब इज़्ज़त दी है टीचिंग के मामले में, और इसलिए हम यहाँ पे बना रहे हैं कि ताकि बच्चे यहाँ पे यूट्यूब पे सीख भी सकें। जब तक विजिटिंग आर्ट टीचर्स होता हूँ तो मैं एक डेढ़ घंटे की क्लासेस होती है मेरी, एक डेढ़ घंटे में पढ़ा रहा होता हूँ। मेरा नाम सरफार हो गया, अल्लाह पाक ने बड़ी मतलब इज़्ज़त दी है टीचिंग के मामले में, और इसलिए हम यहाँ पे बना रहे हैं कि ताकि बच्चे यहाँ पे यूट्यूब पे सीख भी सकें ज़्यादा से ज़्यादा, और आगे दूसरों को फैला भी सकें। उसके अलावा अगर आप क्लासेस लेना चाह रहे हैं तो उसकी भी हम आपको अब हमें नंबर पे मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे तो हमको डिटेल आपको दे देंगे। थैंक यू सो मच। फिलहाल वेन डायग्राम वाले चैप्टर्स के अंदर हम इतना ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसके आगे के जो चैप्टर उसके आगे के जो सवाल है वो तकरीबन यही है, सेम टू सेम डिस्ट्रीब्यूटिव फ्लो वगैरह हैं वो यही है। तो 17.4 के अंदर फिलहाल यही है। 70 अब हमारे पास नेक्स्ट इंशाल्लाह चलेगी 17.5, उसकी नेक्स्ट वीडियो हमारी इंशाल्लाह कल अपलोड हो जाएगी, तो कल वो आपको अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।